दुनिया के अंदर मौजूद हर लिविंग थिंग सेल से बनी हुई है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर हमारी तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी सेल्स के ही बने होते हैं, इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब कोई आपसे यह पूछे या आप किसी को बताना चाहें कि मोटा मोटी तौर के ऊपर सेल आखिर दिखता कैसा है, तो इसके अंदर कई सारी चीजें हैं, क्योंकि सेल जो है वो हर कोई सेल हर किसी ऑर्गेनिज्म के एक ही प्रकार के नहीं होते। तो ये जो हमारा सेल है ये प्लांट सेल का भी हो सकता है, एनिमल सेल का भी हो सकता है। सेल के अलग प्रकार होते हैं जैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। इसी तरीके से सेल अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, टाइप्स हो सकती हैं, उनको आप क्लासिफाई करते जाइए, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मगर यहां पर हम बिल्कुल ओवरव्यू यानी कि मोटे मोटे तौर के ऊपर जानना चाहेंगे कि सेल आखिर किस प्रकार से दिखता है, होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है उसका। तो देखिए, प्लांट सेल के अंदर ओनियन पील यानी कि जो प्याज है उसका जो छोटी सी पील है, और एनिमल सेल के अंदर चीक सेल्स। हो सकता है आपने लैब के अंदर चीक सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा हो। तो उसको देखते कैसे हैं, कॉटन लेते हैं, कॉटन को लेकर गाल को अंदर की तरफ से, मतलब मुंह के अंदर की तरफ से डाल के और टच करते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, और उसके अंदर अपने आप सेल्स आ जाते हैं, क्योंकि सेल्स ही सेल्स हैं बॉडी के अंदर। हर जगह सलाइवा के अंदर सेल्स ही सेल्स मिलते हैं, और उसको उठा के सीधा माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं, इनको चीक सेल्स कहते हैं। और इसी तरीके से जो प्याज है, प्याज के अंदर पतली सी उसकी परत निकाल के और उसको अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं हम माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं। क्या चीजें दिखाई देती हैं उसको जानते हैं। तो ये जो प्लांट सेल है यानी कि ओनियन पील है, इसके अंदर सेल वॉल सबसे बाहर दिखाई देगी, यानी कि वहां पर सेल खत्म हो जाएगा। मगर एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी। यह बात और है कि इस सेल वॉल के नीचे प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, या यह समझ लीजिए कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। सबसे पहले हम इस सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्यों जान रहे हैं? इसलिए जान रहे हैं क्योंकि सेल कितना बड़ा होगा, सेल उतना ही बड़ा होगा जितना उसके लास्ट पार्ट होगा। तो अब सेल जहां पर खत्म होता है उस जगह के बारे में हम जान रहे हैं, और हमें यह पता पड़ रहा है कि एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन उसकी लास्ट पार्ट होती है, वहां पर वो सेल खत्म हो जाता है। मगर प्लांट सेल के अंदर उस मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होती है जो बहुत ही सख्त होती है। अब मान लेते हैं कि ये एक सेल है और बीच के अंदर जो ये दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। गौर करने वाली बात यह है कि प्लांट्स के सभी सेल के अंदर एक ही जैसा न्यूक्लियस होता है, और एनिमल के सभी सेल्स के अंदर एक ही जैसा न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल होता है। मगर फिर भी सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी केवल न्यूक्लियस जो है एक ऑर्गेनिज्म का, हर न्यूक्लियस, हर क्रोमोसोम एक सा होगा, मगर बाकी जो सेल की शेप है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारे आंखों का जो सेल है उसकी शेप हमारे लंग्स के सेल से काफी अलग है, मगर उन दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो एक से हैं। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि जो ये सेल है लास्ट के अंदर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल होती है। सेल वॉल है वो केवल प्लांट सेल्स में होती है और बाहर की तरफ होती है, मगर ये जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ये एनिमल सेल्स के अंदर भी होती है, और साथ ही के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर भी एक और मेम्ब्रेन होती है। सेल के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दोनों एक सी नहीं होती, इन दोनों में स्ट्रक्चरली काफी डिफरेंस है। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये यूकैरियोट्स में तो होती है और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये नहीं होती। प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स यानी कि जो बैक्टीरिया के बाद के अंदर बड़े बड़े और काफी इवॉल्व सेल बने थे उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। जैसे हमारे जो सेल्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल हैं, और जो बैक्टीरिया वगैरह के जो सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ये जितनी भी जो यहाँ पर जो जगह दिखाई दे रही है ये साइटोप्लाज्म कहलाती है। इसी के अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं, और ज्यादातर इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। मगर ये जो यूकैरियोट्स हैं यानी कि जो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, वेल डिफाइंड होता है। मगर प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, ये ऐसे ही कहीं पर भी पड़ा होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं यानी कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल हैं उसमें ये और अंतर होता है कि कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर, और जैसे न्यूक्लियस होता है उसी तरीके से कई और छोटे छोटे से फंक्शनल यूनिट्स होती हैं जिनका अलग अलग काम होता है। वो सारे के सारे
यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो सारा अपना अपना काम करते हैं, मगर प्रोकैरियोट्स के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होते। तो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये यूकेरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। साथ ही के अंदर इसके अंदर ये और जान लीजिए कि इन सभी जो ऑर्गेनेल्स हैं, छोटे छोटे से जो ऑर्गेनेल्स हैं, इनके आसपास में भी मेम्ब्रेन होती है। तो क्या जितने भी यूकेरियोट्स के ऑर्गेनेल्स होते हैं उन सभी के मेम्ब्रेन होती है और प्रोकैरियोट्स के नहीं होती? नहीं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके मेम्ब्रेन नहीं होती और वो यूकेरियोट्स में भी होते हैं और साथ ही में प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होते हैं। ऐसा ही एक ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर हर जगह होता है। एनिमल सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रियोल होता है, इसका काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प करना सेल की, और ये केवल एनिमल सेल्स के अंदर होता है, प्लांट सेल्स के अंदर ये नहीं होता। अब तक आप मोटे तौर पर ये तो समझ ही गए होंगे कि जो बैक्टीरिया का सेल होता है और हमारा सेल होता है, कहने को तो दोनों सेल्स ही होते हैं, मगर उनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। साथ ही के अंदर जो एनिमल का सेल होता है और प्लांट्स का जो सेल होता है, वो भी कहने को सेल हैं, मगर उनके अंदर भी काफी सारी डिसिमिलरिटीज होती हैं। अब ये हम समझते हैं कि जो सेल्स हैं वो उनकी साइज में कितना वेरिएशन हो सकता है और शेप के अंदर कितना वेरिएशन हो सकता है। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रो का मतलब होता है 0.0000001 मीटर, यानी कि ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि यहां पर मैं उसको बना ही नहीं सकता। फिर उसके बाद में देखते हैं जो अदर जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, उनकी जो एवरेज साइज है वो 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होती है, यानी कि माइकोप्लाज्मा से थोड़ा सा बड़ा होता है बैक्टीरिया का एवरेज सेल। फिर हम आ जाते हैं आरबीसी पे, यानी कि रेड ब्लड सेल, यानी कि जो हमारे जो खून का जो सेल होता है, इसकी एवरेज साइज 7 माइक्रोमीटर होती है। आपको लग रहा होगा कि सेल्स सारे के सारे इतने छोटे होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, मगर सबसे बड़ा सेल कितना बड़ा होता है? सबसे बड़ा सेल करीब इतना बड़ा होता है, ऑस्ट्रिच एग जितना बड़ा होता है। अब आप कहोगे कि ऑस्ट्रिच एग का सेल इतना बड़ा होता है, तो जब वो डिवाइड होगा तो क्या इतने बड़े बड़े सेल्स बनाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो सेल कितना बड़ा हो सकता है, जहां तक उसकी सेल मेम्ब्रेन हो। अब हमें यह पता है कि जो भी एग होते हैं उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है और एक ही मेम्ब्रेन होती है। तो इस केस के अंदर छोटा सा ऐसा न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस को तो आप नहीं देख सकते, मगर जो उसका बाकी जो हिस्सा होता है, उसका जो एंड होता है, वो ऑस्ट्रिच एग का इतना बड़ा होता है, इसीलिए उसको पूरा एक सेल माना जाता है। यानी कि सेल वही होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक मेम्ब्रेन होती है। मतलब सेल की साइज देखिए, इतना छोटा सेल से लेकर और इतना बड़ा सेल तक हो सकता है कि वो पूरा का पूरा हाथ में आ जाए। केवल साइज ही नहीं, सेल्स की शेप्स भी अलग अलग तरीके से होती हैं। तो देखिए, डिस्क लाइक हो सकती है, यानी कि इस तरीके से, फिर पॉलीगोनल हो सकती है, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, ये कोई भी साइज हो सकती है। फिर कॉलमनार को आप समझिए, ये एक सिलेंडर की तरीके से उसकी शेप हो सकती है। क्यूबॉइड का मतलब होता है जैसे क्यूब होता है, उस तरीके से जो सेल की शेप हो सकती है। और थ्रेड लाइक का मतलब ऐसे भी सेल हो सकते हैं। और इन सब के अलावा कोई भी इरेगुलर शेप कैसी भी है, वो भी अलग तरीके की शेप हो सकती है। ये टॉपिक अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक नहीं है, मगर आने वाला जो समय है उसके अंदर जो आप नए नए तरीके के ऑर्गेनेल्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में जो आप जानेंगे, उन सबसे पहले ये सब चीजों को जानने से उनकी समझ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो अभी आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में काफी चर्चा करने वाले हैं। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल है वो केवल प्लांट सेल्स के अंदर होती है, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती। मगर एनिमल सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल्स में भी होती है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है जो आपको याद रखनी है, वो है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे यहाँ राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, वो दोनों में पाया जाता है। मगर उसके अलावा यूकैरियोट्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, करीब करीब सभी के अंदर उस ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन होती है। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कुछ जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर अलग से होते हैं और एनिमल सेल्स में अलग से। जैसे ये सेंट्रियोल जो है वो केवल एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, उसी तरीके से कुछ ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे जो केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। साइज का वेरिएशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि छोटे से छोटा भी सेल हो सकता है और बड़े से बड़ा भी। और अंत में सेल की शेप्स अलग अलग तरीके से हो सकती है और जिसकी शेप समझ नहीं आए उसको हम इरेगुलर बोल देते हैं।
इन वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको चीजों को बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, मगर आगे पीछे करेंगे तो थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है। साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर जो चीजें लिखी हैं उसको पढ़ना मत भूलना, मैं समय समय पर उसको अपडेट करता रहता हूं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक ओवरव्यू ऑफ सेल।